वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 14 अगस्त का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। 14 अगस्त के दिन 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, तो दोनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और प्रश्न लगातार रिपीट हो रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे में आप पूरा एग्जाम एनालिसिस जरूर देखें। पूरा वीडियो आपको देखना है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपका एग्जाम होगा, तो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा ये। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए एमपी पुलिस कांस्टेबल का 14 अगस्त का इंपॉर्टेंट एग्जाम एनालिसिस हम यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं पेन का साइज बढ़ा देता हूँ। तो साथियों, 14 अगस्त का पहला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है। तो वैसे तो भारत में बहुत सारी ऐसी रिवर हैं जो भारत में निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन विकल्प के अनुसार हमारा चंबल नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। कौन सा? चंबल नदी। और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारी यमुना नदी की सहायक है, और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। यानी कि चंबल आप बोल सकते हैं कि गंगा की भी सहायक नदी है। तो कौन सी नदी भारत से निकलकर भारत में समाप्त हो जाती है? तो विकल्प के अनुसार करेक्ट आंसर रहेगा हमारा चंबल नदी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुखौटा पहनकर जिस नृत्य को किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है। तो साथियों, ऐसा नृत्य जिसको पहनने के लिए हमें मुखौटा या मास्क की जरूरत होती है, तो वो कौन सा नृत्य है? तो वो है छऊ नृत्य। कौन सा है? छऊ नृत्य बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त तक हम देखें तो आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। नृत्य, शास्त्रीय नृत्य वगैरह, इनसे तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन परीक्षा में डेली 3-3, 4-4 हर शिफ्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसका? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नादिर शाह को। तो जो नादिर शाह था उसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ईरान की राजधानी क्या है? तो वो है तेहरान। और इनके साथ हम कौन सा पोर्ट तैयार कर रहे हैं? चाबहार पोर्ट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन सा वंश का? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धनानंद। और धनानंद के बाद कौन सा साम्राज्य आ जाता है? तो फिर वो मौर्य साम्राज्य आ जाता है। फिर आपने चाणक्य और अशोक की पूरी कहानी आपको याद होगी। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो वो है हमारा धनानंद। अगला प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछा गया, मुद्रा आपूर्ति का अर्थ क्या है? प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई। किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपलब्ध पूरी मुद्रा पैसे की मात्रा होती है। फिर से रिपीट कर दूं कि मनी सप्लाई क्या है? तो मनी सप्लाई किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपलब्ध पूरी मुद्रा पैसे की मात्रा होती है। फिर अगला प्रश्न है, कव्वाली नृत्य किस राज्य संबंधित? कौन सा? कव्वाली नृत्य किस राज्य संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? कव्वाली। एक कव्वाली साथियों आपने देखा जो गाई जाती है, और एक कव्वाली नृत्य भी है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत की मौद्रिक नीति समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो जो भारत की मौद्रिक नीति होती है उस समिति में टोटल कितने सदस्य कार्य करते हैं? तो वो होते हैं हमारे 6। कितने होते हैं? 6। एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। फिर अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति क्या है? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया था 14 अगस्त के दिन। तो मुद्रास्फीति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर किसी अर्थव्यवस्था में सेवाओं और वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है लेकिन आपूर्ति समान होती है तो कीमतों में वृद्धि होती है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और साथियों, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारी रोलेक्स की घड़ी, क्योंकि वो साल भर में 1000 तक घड़ी बनाते हैं और खरीदने वाले कितने पूरे विश्व भर में घड़ियाँ बिकती हैं। तो आप देख सकते हैं उनकी जो वस्तु है उसमें कितनी ज़्यादा मांग रहती है और कितनी महंगी होती है। 1 करोड़ 2 करोड़, यहाँ तक कि लोग पुरानी घड़ी के भी 3-3 4-4 करोड़ देने के लिए राजी होते हैं रोलेक्स राइडो की। तो वही वाला फंडा है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में सेवाओं और वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है लेकिन आपूर्ति समान रहती है तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है, और इसके क्या बोलते हैं? हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? क्या है प्रश्न? कि पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो उसको उत्प्लावन बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्प्लावन बल। और थोड़ा सा मुझे आई फ्लू हो गया है तो उसके कारण डिस्प्ले पे नजर टिक नहीं पाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उत्प्लावन बल। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से, कि सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग क्या नहीं करते थे? तो जो सिंधु सभ्यता में लोग रहते थे वे मांसाहारी नहीं थे, यानी कि वो वेजिटेरियन खाना खाते थे, तो वे मांसाहार नहीं करते थे। हमारा करेक्ट आंसर है कि सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग क्या नहीं करते थे? तो वे मांसाहार नहीं करते थे, प्योर वेजिटेरियन पीपल थे। अगला प्रश्न है, गेहूं को साफ करने के लिए प्रयोग होने वाली पृथक्करण विधि का नाम बताइए। तो वो साथियों चालन विधि। क्या है? चालन विधि। तो गेहूं को हम चालने के आकार में चालने से बड़े चालने में चाल लेते हैं, तो क्या है? चालन विधि। तो गेहूं साफ करने में प्रयोग आने वाली पृथक्करण विधि कौन सी? तो है चालन विधि। और इसी चालन विधि से हम रेत को भी साफ करते हैं। इसको कभी रेत का आपसे पूछ लें तो उसका भी हमारा करेक्ट आंसर ये रहेगा कि रेत और गेहूं दोनों को चालन विधि साफ किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत।
तो 400 डेज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चेतन भगत। अब साथियों आपको चेतन भगत की जितनी भी बुक है उनको याद करने में ट्रिक बताता हूँ। वे सभी किताबें जो किसी न किसी अक्षर से यानी किसी न किसी नंबर से शुरू होती है, सॉरी अक्षर नहीं नंबर, यानी 1 2 3 ऐसे अगर नंबर से शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो चेतन भगत ने लिखी है। जैसे कि इनकी जितनी किताबें हैं, टू स्टेटस, हाफ गर्लफ्रेंड, ऐसी जितनी भी इनकी किताबें हैं, ये 400 डेज, कहीं ना कहीं इसमें एक नंबर इंक्लूड होता है, तो वो सभी किताबें हमारी चेतन भगत जी ने लिखी है। तो याद करने की एक सिंपल ट्रिक है, मैं भी इससे को याद करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु का ऊपर फेंके जाने पर वापस नीचे आ जाती है तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण। तो कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हुए वापस नीचे आ जाती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो वो साथियों यक्षगान। क्या है? यक्षगान। तो कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा यक्षगान, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, सीबीआई का नया निदेशक किससे बनाया गया है? तो करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था मात्र। तो सीबीआई का नया निदेशक किससे बनाया गया है? तो वो प्रवीण सूद को बनाया गया है। इसको प्रवीण सूद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल वंश का प्रमुख नृत्य कौन सा था? क्या है? चोल वंश का प्रमुख नृत्य कौन सा था? यूपीएससी टाइप क्वेश्चन इन्होंने एमपी पुलिस में पूछ लिया कि चोल वंश का प्रमुख नृत्य कौन सा था? तो वो था तांडवम। कौन सा था? तांडवम, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विनिमय दर हानि किसे कहा जाता है? तो जब चालान जारी किया गया था और इसका भुगतान किया गया था तब विनिमय दर में बदलाव के कारण विनिमय लाभ या हानि होती है। जब एक चालान एक दर पर चार्ज किया जाता है तो दूसरे पर भुगतान किया जाता है, इसे विनिमय लाभ हानि उत्पन्न होती है। अभी थोड़ा प्रश्न डिफिकल्ट दिख रहा है मुझे, इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना क्या है ये विनिमय दर हानि। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? तो बिहू हमारा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो है असम का। बिहू भी असम में 3 प्रकार के होते हैं, तो अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे हम, लेकिन बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है तो वो हमें याद होना चाहिए, असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट फिर से किताब वाला प्रश्न आ गया, पुस्तक और लेखक। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? वो है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल, आईने अकबरी। अगला प्रश्न है, एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? तो वो है नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। तो एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो हमारी नर्मदा नदी का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नृत्य में बांस की डंडियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है चेराओ में, जो कि आपके मिजोरम में किया जाता है। किसमें? मिजोरम में। और इसी प्रकार के बांस की डंडियों का इस्तेमाल हम गरबा में भी करते हैं। किसमें? गरबा में, जो कि गुजरात में पूरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है डांडिया के रूप में। तो दोनों में बांस की डंडियों का इस्तेमाल होता है, तो चेराओ और गरबा दोनों में। फिर अगला प्रश्न है, दादरा लोक नृत्य किस राज्य का है? कौन सा नृत्य? दादरा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो कव्वाली भी उत्तर प्रदेश का है और दादरा भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला साइंस का क्वेश्चन है हमारा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं हम। नेक्स्ट फिक्स से बुक एंड ऑथर वाला क्वेश्चन आ गया है कि राज तरंगिणी की रचना किसने करी थी? किसकी? राज तरंगिणी की रचना किसने करी थी? तो करी थी कल्हण ने। किसने? जो कल्हण नाम के हमारे लेखक थे, उन्होंने राज तरंगिणी पुस्तक लिखी थी। अगला है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है हमारी चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और किस राज्य में है? तो ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा रहेगा इसका आंसर, ओडिशा। और ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो साथियों 2023 में एग्जाम हो रहा है और 2021 की थीम पूछ रहा है, तो सारे साल बहुत नाइंसाफी कर रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो वो थी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। क्या थी? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। फिर अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो विकल्प के अनुसार करेक्ट आंसर हमारा मणिपुर है, बाकी वहाँ पर 7 राज्य और भी हैं। तो भारत के उत्तर पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? तो हमारा मणिपुर राज्य स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय स्टेट बैंक जिसको हम एसबीआई बोल रहे हैं, कि स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। किसमें? 1955 में। और साथियों पहले जो भारतीय स्टेट बैंक है, इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक नहीं था, ये अलग अलग बैंक हुआ करते थे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ऐसे। फिर सबको मिलाकर एक मर्ज करके इनका नाम रखा गया भारतीय स्टेट बैंक। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि रासलीला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश के नृत्य छाए रहे, चाहे कव्वाली हो, रासलीला हो, दादरा हो। तो रासलीला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? हो जाएगी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों वो हुआ था 1969 में। कब? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और टोटल उस समय 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो प्रश्न है कि बैंकों का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? एकीकरण या राष्ट्रीयकरण एक ही बात है, तो 1969 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, तो लाइकेन को। साथियों जहाँ पर जिस एनवायरनमेंट में लाइकेन के पौधे फलते फूलते समझ लीजिए वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ लाइकेन नहीं है या उनको नुकसान हो रहा है समझ लीजिए वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है। तो वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, तो लाइकेन को कहा जाता है। और लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। क्या है, सहजीवी पौधा है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो खारे और मीठे दोनों की एक दिन पूछ ली। तो मीठे पानी की झील हो जाएगी हमारी वुलर झील। क्या हो जाएगी, वुलर झील, जो कि कहाँ पर है, JNK यानी जम्मू कश्मीर राज्य में, हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, यूटी में। तो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और खारे पानी कौन सी है, लेक चिल्का। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो साथी जो बीजक है वो हमारे कबीर साहब की रचनाओं का संग्रह है। और इसके 3 पार्ट हैं, एक है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमेनी। तो बीजक किसकी रचना हो जाएगी, कबीर साहब की। और इसके 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रमेनी। कभी प्रश्न आ जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो साथियों वो दिया था लेवोजियर ने। किसने, लेवोजियर ने। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम किसने दिया था, वो दिया था हमें लेवोजियर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वहां पर SBI का पूछा था, यहाँ पर RBI का पूछा है। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। 1955 वो SBI का था, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का पूछा है, जिसको हम बैंकों का बैंक बोल सकते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके जो नए गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई और गवर्नर शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, चीन की राजधानी क्या है, साथियों वो है बीजिंग। क्या है, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। और कभी इसका पुराना नाम पूछ ले तो वह है किपिंग। क्या है, चीन का राजधानी, वर्तमान राजधानी बीजिंग है और बीजिंग का पुराना नाम किपिंग है। जैसे श्रीलंका का पहले नाम सिलोन हुआ करता था, ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हमारी गंगा नदी है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। कितनी, 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है। क्या है, निम्न में से ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है, तो वह है संवहनी ऊतक। क्या है, संवहनी ऊतक ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, IUCN कौन सी किताब जारी करता है, तो साथियों आयु सबसे पहले हम IUCN का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, ये IUCN का फुल फॉर्म है। और ये कौन सी किताब जारी करते हैं, तो करते हैं रेड डाटा बुक, यानी कि लाल सूची किताब। क्या करते हैं, रेड डाटा बुक ये जारी करते हैं। और इसमें अलग अलग एनिमल्स का स्टेटस बताते हैं, जैसे कि वर्नेबल, इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटन, है ना, ऐसे। तो IUCN कौन सी किताब जारी करता है, तो वो रेड डाटा बुक जारी करता है, जो कि सभी प्रकार के एनिमल्स की स्टेटस हमें बताता है। फिर अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर नदी समुद्र से मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी का मुहाना। तो मान लीजिए ये समुद्र है और ये यहाँ से हमारी टेढ़ी मेढ़ी नदी आ रही है और ये जहाँ पर मिल रही है, क्या ये इसका नदी का मुहाना क्षेत्र है। अब मुहाना भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ज्वारनद मुख बनाती है, यानी कि एस्चुरी बनाती है, और एक बड़े फैले हुए स्तर पर नदी मिलती है, जैसे कि हमारा सुंदरवन डेल्टा, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो नदियां समुद्र में मेनली 2 प्रकार से मिलती है, एक एस्चुरी बनाकर और एक डेल्टा बनाकर। अब जो एस्चुरी होता है साथियों, उसमें सीधे नदी समुद्र में ऐसे गिर जाएगी, लेकिन जो डेल्टा हुआ ना, उसमें जो हमारी नदी है वो अनेक ब्रांचों में बढ़ जाएगी और फिर ऐसे ऐसे मतलब बड़े क्षेत्रों में फैलाव करके समुद्र में मिलेगी, तो उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो साथियों ये हमारा 14 अगस्त का एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, जिसमें हमने दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए। तो आज प्रश्न कम आएंगे तो वीडियो हमारा छोटा ही बना है, लेकिन आपको आगे भी हमारे एनालिसिस देखने हैं। और अगर आपका एग्जाम अभी आने वाले दिनों में है तो आप 12 अगस्त 13 अगस्त तक आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी जरूर करें। वीडियो यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, राम राम।